हेलो एवरीवन, दिस इज शिवानी। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लासेस। सो आज इस वीडियो में डियर हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं, जो आप सभी बार बार बोल रहे थे कि मैम डिफेंस मैकेनिज्म करा दो, डिफेंस मैकेनिज्म से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो डियर ये रहा आपका टॉपिक डिफेंस मैकेनिज्म। अच्छे से यहाँ पर समझेंगे इंग्लिश हिंदी बिल्कुल सिंपल भाषा में कि ये होता क्या है। डिफेंस मैकेनिज्म मतलब रक्षा तंत्र, ठीक है। इससे रिलेटेड आपके एप्लीकेशन बेस ही क्वेश्चन आ रहे हैं, बट बच्चे काफ़ी जनों को यहाँ पर पता नहीं है कि डिफेंस मैकेनिज्म होता क्या है, कितने टाइप के होते हैं। और बच्चे बता रहे हैं बहुत सारे कि सब्लिमेशन आया है, तो काफ़ी बच्चे कह रहे हैं ये क्या होता है। सारी चीज़ें आज क्लियर हो जाएंगी, एक एक करके बारीकी से चीज़ों को यहाँ पर समझते हुए आगे बढ़ेंगे। छोटा सा टॉपिक है बट इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है, तो इसको यहाँ पर इग्नोर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो समझते हैं, शुरू करते हैं बिल्कुल इंट्रोडक्शन से। हमारे यहाँ पर देखो, सबसे पहले देखो डिफेंस मैकेनिज्म वे मानसिक प्रक्रियाएं हैं जो व्यक्ति को एंजाइटी लाइक चिंता, स्ट्रेस, तनाव, गिल्ट, अपराध बोध से बचाने के लिए काम करती हैं। अपने आप को बचाने के लिए जो बच्चा यहाँ पर बिहेव करता है, अपने अंदर जो चिंता होती है, एंजाइटी होती है, जैसे स्ट्रेस होता है, तनाव है, गिल्ट है किसी चीज़ का, उससे बचने के लिए जो काम किया जाता है वो उसका डिफेंस मैकेनिज्म होता है। और ये मस्तिष्क के अंदर किया जाता है क्योंकि ये मानसिक प्रतिक्रियाएं हैं, ठीक है। हर व्यक्ति इसको इस्तेमाल करता है ना। डिफेंस मैकेनिज्म हर एक व्यक्ति अपने अंदर क्या है, यूज करता है, क्योंकि आज के टाइम में एंजाइटी बहुत है, उसको छुपाने के लिए हमारी जो मानसिक प्रक्रियाएं चलती रहती हैं वो सारी चीजें क्या है, डिफेंस मैकेनिज्म है, ठीक है। आगे देखते हैं, ये कॉन्सेप्ट दिया गया था सिगमंड फ्रॉइड ने, ठीक है। किसने दिया था ये कॉन्सेप्ट? सिगमंड फ्रॉइड ने दिया था। उसके बाद क्या है, उनकी बेटी एना फ्रॉइड ने इसको और डेवलप किया। क्लियर है? बस ये समझने के लिए कि पहले शुरुआत में लेके कौन आया था, सिगमंड फ्रॉइड, बाद में आगे डेवलप किसने किया, उनकी बेटी एना फ्रॉइड ने। आगे देख लेते हैं। अभी बेसिकली जो हमारे डिफेंस मैकेनिज्म है ना, ये पर्सनैलिटी का ही एक पार्ट है। फ्रॉइड ने पर्सनैलिटी स्ट्रक्चर बेसिक समझ, अब यहाँ से एक बार बेसिक समझ लेते हैं जो उनके द्वारा स्ट्रक्चर दिया गया था। देखो, डिफेंस मैकेनिज्म को समझने के लिए ये जानना जरूरी है क्या क्या। पहला जो उन्होंने अपनी थ्योरी में बताया था, आईडी, ईगो और सुपर ईगो के बारे में। आईडी होता है इच्छाएं, बिल्कुल बेसिक, प्लेजर प्रिंसिपल बोल सकते हैं, इसके बारे में जानना जरूरी है। और उसके बाद आता है ईगो। ईगो क्या है? रियलिटी के हिसाब से बैलेंस बिहेव करना ईगो है। सुपर ईगो क्या है? ये मोरालिटी है कि ये सही है, ये गलत है, उसके हिसाब से क्या है बिहेव करना, यहाँ पर सुपर ईगो आ जाता है। तो ये तीनों को समझना यहाँ पर बहुत जरूरी है। ये बेसिक स्ट्रक्चर है जो फ्रॉइड ने पर्सनैलिटी अपनी थ्योरी के अंदर समझाया था। अब इसको आप जान जाओगे तो डिफेंस मैकेनिज्म को यहाँ पे समझने में इजी हो जाएगा। इसके बाद देखो, इन तीनों में कॉन्फ्लिक्ट होता है तो बच्चे के अंदर या इंसान के अंदर एंजाइटी पैदा होती है। जब ये तीनों इच्छाएं रियलिटी के हिसाब से उसका बैलेंस करना या मोरालिटी, इसको कह सकते हैं आईडी, ईगो या सुपर ईगो के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, तो बच्चे में या इंसान में एंजाइटी पैदा होती है। यह एंजाइटी को कम करने के लिए क्या है, ईगो डिफेंस मैकेनिज्म को यूज किया जाता है, ठीक है। इन चीजों से बचने के लिए ही तो ये डिफेंस मतलब रक्षा, डिफेंस मैकेनिज्म को यूज किया जाता है कि इन एंजाइटी को कैसे भी बच्चा कम कर सके या इंसान कम कर सके। आगे देखो, कैरेक्टरिस्टिक विशेषताएं देखें तो डिफेंस मैकेनिज्म की, तो ये देखो डिफेंस मैकेनिज्म जो है ये अनकॉन्शियस होता है, अचेतन होता है ये, ठीक है। दूसरी चीज, ईगो को प्रोटेक्ट करते हैं ये, ओके। रियलिटी को डिस्टोर्ट मतलब तोड़ मरोड़ सकते हैं डिफेंस मैकेनिज्म की हेल्प से। शॉर्ट टर्म रिलीफ देते हैं, एकदम परमानेंट नहीं होता है, शॉर्ट टर्म के लिए ये आपको एंजाइटी से, स्ट्रेस से आपको रिलीफ देते हैं। ज़्यादा यूज़ करने पर माल एडजस्टमेंट भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा। अब हमें पता है किसी भी चीज़ की मात्रा अगर बहुत ज़्यादा है तो वो क्या है, नुकसानदायक हो जाएगा। ज़्यादा यूज़ करने से माल एडजस्टमेंट हो सकता है। अब इसके बाद देखते हैं डिटेल में टाइप्स ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म, डिटेल में समझते हैं। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें यही है डियर। सबसे पहले आती है रिप्रेशन मतलब दमन। दमन यहाँ पर क्या होता है, हिंदी में समझे तो पेनफुल जो मेमोरी होती है ना, पेनफुल मेमोरीज को अनकॉन्शियस में दबा देना सबसे कॉमन डिफेंस है, और आज के टाइम में व्यक्ति ये करता है। पेनफुल कोई मेमोरी है, किसी की रिलेशन मतलब किसी की रिश्तेदारी में किसी की डेथ हो गई है, क्लोज वन की डेथ हो गई है, वो जो एक पेनफुल मेमोरी होती है ना, उसको अनकॉन्शियस में कहीं ना कहीं दबा लेना, ये कॉमन है, हर एक व्यक्ति कर लेता है, ठीक है। व्यक्ति को याद ही नहीं रहता, ठीक है। फिर क्या है, वो अपने आप को दबा लेता है मस्तिष्क में उन चीज़ों को, और उसको फिर वो चीज़ें याद नहीं रहती है। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू भी इनको अच्छे से समझेंगे। लाइक बचपन का ट्रॉमा याद नहीं आना, बच्चे का एक बचपन में कोई ट्रॉमा था, कोई डर था किसी चीज़ का, अब वो क्या है, एक ऐसे अनकॉन्शियस में उसने दबा लिया है उस पेनफुल मेमोरी को कि अब उसको वो चीज़ याद ही नहीं
आती है। तो ये क्या है, दमन करना, रिप्रेशन। ओके, दूसरा आता है डिनाइल, मतलब इनकार करना। इसमें क्या है, बच्चा हो या बच्चा है क्या है, रियलिटी को एक्सेप्ट करने से मना करते हैं। रियलिटी को एक्सेप्ट करने से, होते हैं ना काफी लोग जो रियलिटी को फेस करने में बड़ा डर लगता है उनको। अब इसको एग्जाम्पल से समझेंगे तो फेल होने के बाद कहना कि रिजल्ट गलत है। बच्चा क्या फेल हो गया लेकिन रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करेगा कि मैंने पढ़ाई नहीं की, बस कहेगा रिजल्ट गलत आया है। ठीक है, तो ये डिनाइल है, इनकार है। अगर देखो टीचर को ये सारे टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म पता है ना, तो वो बच्चे को बड़े इजीली डील कर सकते हैं एंड समझ सकते हैं उसको, ठीक है, मैनेज कर सकते हैं। अगर ये, इसलिए कहते हैं टीचर को ये सारी चीजें पता होनी चाहिए कि बच्चा कौन सा बिहेव कर रहा है, तो कौन सा यहाँ पे वो मैकेनिज्म यूज कर रहा है। नेक्स्ट आता है हमारा प्रोजेक्शन, इसको बोलते हैं प्रक्षेपण। ठीक है, प्रक्षेपण बोलते हैं। इसमें क्या है, अपनी गलत फीलिंग दूसरों पर डालना। प्रोजेक्शन में क्या है, अपनी गलत फीलिंग को दूसरों पर डाल देना। जैसे बच्चा क्या है, खुद चीटिंग करना और दूसरे पर शक करना। ठीक है, खुद तो चीटिंग कर रहे हैं और शक दूसरों पे कर रहे हैं कि देखो अपना पेपर, टेस्ट पेपर में बच्चे ने चीटिंग करके किया है, लेकिन किसी दूसरे दोस्त के नंबर अच्छे आ गए ना तो कहेगा इसने पक्का चीटिंग की थी। तो यहाँ पे शक उस पे कर रहा है लेकिन चीटिंग खुद कर रहे हैं। यहाँ पे प्रोजेक्शन में ये होता है। नेक्स्ट देखो, हम फोर्थ देखते हैं, डियर है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट आता है हमारा स्थानांतरण। इसमें क्या है, इमोशंस को सेफ टारगेट पर शिफ्ट करना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बॉस ने डांट दिया, उसका गुस्सा जाकर घर पर बच्चों पर निकाल दिया। कहीं का गुस्सा कहीं का क्या कहीं कर रहे हैं। ठीक है, कहीं का गुस्सा कहीं जाकर निकाल रहे हैं। इमोशन को सेफ टारगेट पर शिफ्ट कर देना, क्योंकि बॉस के आगे तो चल ही नहीं, बॉस ने सुना दिया, गुस्सा कर दिया, चुपचाप आगे अंदर गुस्सा भरा है, जाकर बच्चों के ऊपर सारा निकाल दिया। तो ये है डिस्प्लेसमेंट, की स्थान बदल दिया अपना क्या है, रिलीफ के लिए। नेक्स्ट आता है हमारा फिफ्थ, रैशनलाइजेशन, युक्तिकरण। इसमें क्या होता है समझते हैं, अपने गलत काम के लिए लॉजिक या एक्सक्यूज देना, लॉजिकल एक्सक्यूज देना या लॉजिक देना। ठीक है, कि ऐसा क्यों, ये क्यों। एग्जांपल देखो, मैं फेल इसलिए हुआ क्योंकि पेपर आउट ऑफ सिलेबस था। ये नहीं है कि मैं पढ़ा नहीं या मुझसे हुआ नहीं, बोल दिया क्या कि यहाँ पर पेपर आउट ऑफ सिलेबस था, बाकी क्या कर दिया उन्होंने, लॉजिक एक्सक्यूज देना। रैशनलाइजेशन के अंदर यही होता है। आगे देखते हैं रिग्रेशन। इसके अंदर क्या है, पिछड़ना। ठीक है, रिग्रेशन में क्या है, पिछड़ना, मतलब स्ट्रेस में इमैच्योर या चाइल्डिश बिहेवियर करना। कोई मैच्योर आदमी जब वहां पर पिछड़ना, मतलब जब बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होता है ना, तो एक अच्छा खासा मैच्योर आदमी भी इमैच्योर बिहेव कर देता है, चाइल्डिश बिहेव कर देता है। ठीक है, बचपने वाला बिहेव कर देता है, तो वो क्या हमारा पिछड़ना कहलाता है। रिग्रेशन मतलब बच्चा क्या है, बड़ा बच्चा रोना या जिद करना, तो ये क्या है, स्ट्रेस में वो ऐसा कर सकता है। क्लियर है। इसके बाद आता है सब्लिमेशन, जो कल पेपर में भी बच्चों के आया था, और सबसे पॉजिटिव और सबसे इंपॉर्टेंट हमारा सब्लिमेशन है। यहाँ पर नेगेटिव इंपल्स को पॉजिटिव काम में बदल देते हैं। सबसे हेल्दी डिफेंस मैकेनिज्म है। गुस्सा, एग्जाम्पल गुस्सा है किसी चीज का है, आप क्या स्पोर्ट्स के अंदर इतनी मेहनत करोगे, सारा गुस्सा जो स्ट्रेस वहीं निकाल दिया। कला के अंदर, आर्ट, राइटिंग में, किसी भी फील्ड में आप लाइक जिम करते हो तो जिम करके अपना गुस्सा है सारी स्ट्रेंथ वहां निकाल दो, सारा डिप्रेशन एंजाइटी वहां निकाल दो, ज्यादा जिम करके। तो ये क्या है, नेगेटिव इंपल्स को पॉजिटिव में बदल कर यहां पर क्या है, अपना काम कर रहा है, मतलब हेल्दी ये क्या है, डिफेंस मैकेनिज्म है, सब्लिमेशन। इसके बाद आता है हमारा रिएक्शन फॉर्मेशन, प्रतिक्रिया निर्माण। असली फीलिंग के ऑपोजिट बिहेव करना, जो आपकी असली फीलिंग है ना उसके ऑपोजिट वहां पर बच्चा क्या है, बिहेव किया जाता है। इंसान उल्टा करता है, दिखाता कुछ है होता कुछ है। किसी से आप नफरत करते हो लेकिन उसके मुंह पर क्या है, बहुत प्यार दिखाना, अंदर बहुत गुस्सा है, नफरत है, उसके मुंह पर बड़ा प्यार दिखा रहे। तो ये आता है रिएक्शन फॉर्मेशन, प्रतिक्रिया निर्माण में। नेक्स्ट आता है आइडेंटिफिकेशन, पहचान। किसी सक्सेसफुल व्यक्ति को इमिटेट करना, मतलब उसकी नकल करना, जैसा वो करता है वैसा ही मैं करूंगा तो मैं उस जैसा बन जाऊंगा। स्टूडेंट यहाँ टीचर जैसा बनना चाहता है तो यहाँ आइडेंटिफिकेशन होता है, किसी सक्सेसफुल को देखकर उसी की नकल करना। ये नेगेटिव नहीं है डियर, ये अच्छा है कि हम किसी सक्सेसफुल इंसान को देखकर चीजें करना सीख रहे हैं और अपने लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, उनको आइडियल मान रहे हैं, तो ये एक पॉजिटिव है। ठीक है, इसके बाद 10th आता है हमारा की पूर्ति, अपनी कमी को दूसरी जगह स्ट्रेंथ बनाकर कवर करना। ठीक है, अपनी कमी को दूसरी जगह स्ट्रेंथ बनाकर कवर करना। पहला चीज, पढ़ाई में वीक है लेकिन मुझे पता है कि मैं पढ़ाई में वीक हूं, लेकिन मेरी स्पोर्ट्स में मैं इतना अच्छा हूं कि मैं पढ़ाई में चाहे ध्यान दूं या ना दूं, कम ध्यान दे लूं, बस पॉइंटों पे पास हो जाऊं, लेकिन गेम में यहां पर मैं कोई भी सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हूं, कोई भी यहां पर क्या है
ढील नहीं दूंगा, अपनी गेम में मैं 200% लगाऊंगा। तो यहां पर एक फील्ड में आपकी कमी है तो दूसरी में आपका स्ट्रेंथ है, आप पूरी की पूरी ताकत अपनी स्ट्रेंथ में लगाओगे, अपनी कमी को दूसरी जगह स्ट्रेंथ बनाकर कवर करना। पढ़ाई में वीक है पर स्पोर्ट्स में एक्सेल करना। नेक्स्ट आता है 11th फैंटेसी या डे ड्रीमिंग, कल्पना बोल सकते हो। ये इमेजिनरी वर्ल्ड है, वर्ल्ड में सेटिस्फेक्शन ढूंढना, एक इमेजिनरी वर्ल्ड में अपने आप को संतुष्ट कर लेना। एग्जाम में फेल होने के बाद खुद को टॉपर इमेजिन करना कि कोई बात नहीं, मैं तो टॉपर हूं, मैं तो टॉपर, मतलब एक अपनी खुद की काल्पनिक दुनिया बना ली और उसी के अंदर इंसान खुश है, चाहे आप फेल हो रखे हो लेकिन फिर भी सोच रहे हो कि मैं तो टॉपर हूं। तो एक इमेजिनेशन, ये फैंटेसी और डे ड्रीमिंग होते हैं। नेक्स्ट आता है विड्रॉल, मतलब वापसी सिचुएशन से खुद को अलग कर लेता है। व्यक्ति क्या करता है, पूरी सिचुएशन से ही खुद को विड्रॉ कर लेता है, मतलब अलग कर लेता है। यहां पर एग्जांपल है, क्लास में आंसर नहीं आता है ना बच्चे को, अगर तैयारी नहीं करके आया तो वो पार्टिसिपेशन ही नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है अगर मैंने पार्टिसिपेट किया तो हार जाएंगे, इसलिए उसको क्या है, पहले ही वो सिचुएशन से बाहर अपने आप को कर लेता है। क्लियर है? अब यहां पर हम समझेंगे 12 के 12 हमने यहां पर डिफेंस मैकेनिज्म समझा। अब ये देखेंगे कौन सा हेल्दी है और कौन सा यहां पर अनहेल्दी हमारा है। सबसे पहले हम देख लेते हैं हेल्दी हमारे कौन कौन से आते हैं। हेल्दी या मैच्योर यहां पर बोलेंगे हमारा, तो हमारा डिफेंस मैकेनिज्म में पहला है सब्लिमेशन, हमने पढ़ा बहुत अच्छे से। सब्लिमेशन एक हेल्दी हमारा डिफेंस मैकेनिज्म है। दूसरा कंपेंसेशन हमारा बिल्कुल हेल्दी है। तीसरा आइडेंटिफिकेशन, ये पर्सनैलिटी ग्रोथ में हेल्प करते हैं। और अनहेल्दी में देखेंगे तो डिनाइल, प्रोजेक्शन, रिग्रेशन एंड रिप्रेशन, ये सारे रियलिटी से दूर करते हैं। ठीक है, तो ये इमेच्योर है। अब क्या है, रोल इन एजुकेशन देख लेते हैं। डिफेंस मैकेनिज्म का रोल क्या है, अगर टीचर के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है डिफेंस मैकेनिज्म को समझना, तो पहला पॉइंट वो स्टूडेंट के बिहेवियर को समझ सकते हैं इससे। दूसरी चीज, पनिशमेंट के बजाय वो यहां पर अंडरस्टैंडिंग अप्रोच यूज कर सकती है। तीसरा, वो इमोशनल सपोर्ट दे पाएगी बच्चों को। चौथा, एक सेफ इन्वायरमेंट क्रिएट कर पाएगी अगर उनको यह सारी चीजों का ज्ञान होगा तो। एग्जाम्पल, अब यहां पर देखो, चाइल्ड अग्रेशन दिखा रहा है, क्लास में बहुत गुस्सा दिखा रहा है, तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट वो हो सकता है कि वो वाला डिस्प्लेसमेंट वाला, कि क्या पता उसके घर में कुछ ऐसा नुकसान, मतलब कुछ उल्टा सीधा चल रहा है, लड़ाई झगड़े, जिसका गुस्सा बच्चा क्लासरूम में है, तो क्या पता वो डिस्प्लेसमेंट डिफेंस मैकेनिज्म यूज कर रहा हो। तो टीचर को ज्ञान होगा तो वो ये सारी चीजें जानकारी होगी तो वो इस्तेमाल कर पाएगी। तो यहां पर इसलिए टीचर को फिर क्या करना चाहिए, टीचर को काउंसलिंग अप्रोच यहां पर यूज करनी चाहिए। तो ये एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाया गया है कि अगर ऐसा कर रहा है तो टीचर को अगर ज्ञान होगा तो वो ऐसा कर सकते हैं। तो ये हमारा टॉपिक था, छोटा सा था, बिल्कुल बेसिक हमने सारा समझ लिया और ऑल ओवर एग्जाम्पल्स के थ्रू। ठीक है, और थैंक यू सो मच, आप सभी बहुत सपोर्ट कर रहे हो। एंड अगर आप लोगों को ये बहुत यूजफुल लग रही होगी तो प्लीज लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अपने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।